नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। संसद के दोनों सदनों में भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अन्य मुद्दों को लेकर गतिरोध। प्रवर्तन निदेशालय तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री के कविता से दिल्ली आबकारी नीति में धन शोधन से संबंधित मामले में पूछताछ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच मोदी लाओसियान के नाम से लोकप्रिय। नेपाल में राम सहाय प्रसाद यादव ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज गुजरात जायंट्स का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से और मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। दोपहर समाचार के साथ में जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बातचीत के बाद अपने बयान में श्री मोदी ने कहा कि बैठक का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को समर्थन देना और भारत जापान संबंधों को मजबूत करना है। उन्होंने इस बात पर भी बल देते हुए कहा कि भारत के G20 नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण स्तंभ वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं की आवाज को बुलंद करना है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 में भारत जापान प्रतिस्पर्धात्मकता साझेदारी की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके तहत दोनों देशों ने लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण मसलों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच विचार विमर्श और परामर्श का सिलसिला जारी रहेगा और भारत जापान संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। भारत और जापान के बीच पर्यटन आदान प्रदान वर्ष 2023 का विषय कनेक्टिंग द हिमालयाज विद माउंट फूजी है। 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसके लिए हमने कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी नाम का थीम चुना है। आज प्रधानमंत्री किशिदा ने मुझे मई महीने में हिरोशिमा से में होने वाली G7 लीडर समिट के लिए निमंत्रण दिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसके कुछ महीनों बाद सितंबर में G20 लीडर समिट के लिए मुझे प्रधानमंत्री किशिदा का फिर से भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कानून के शासन के प्रति सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री किशिदा को इस वर्ष के अंत में जापान में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने में भारत जापान साझेदारी की भूमिका सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। अर्थव्यवस्था और वाणिज्य, जलवायु और ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा तथा कौशल विकास में सहयोग पर ध्यान देना
जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच हुई बैठक के व्यापक एजेंडे में शामिल थे। जापान के प्रधानमंत्री 2 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री के रूप में श्री किशिदा की ये दूसरी भारत यात्रा है। उन्होंने सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वे आज दोपहर बाद 41वां सप्रू हाउस व्याख्यान देंगे। संसद के दोनों सदनों में आज भी लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मुद्दों पर हंगामा जारी रहा और इस कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में बैठक शुरू होने पर सत्ताधारी दल के सदस्यों ने राहुल गांधी से उनकी टिप्पणियों पर क्षमा याचना की मांग करते हुए नारे लगाए। वहीं कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और अन्य दलों के सदस्य अदानी समूह के मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर अड़े रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से बार बार कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। उन्होंने प्रश्नकाल शुरू करने का भी प्रयास किया, जो बेकार रहा। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के कारण लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सुबह जब सदन की बैठक शुरू हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों की ओर से अदानी समूह और अन्य मुद्दों पर लाए गए स्थगन प्रस्तावों के नोटिस को अनुमति नहीं दी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर हंगामा जारी रहने के कारण पहले कार्यवाही 2 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में सदन में रणनीति बनाने के लिए एक बैठक की। बैठक में विपक्षी नेताओं में डीएमके के टीआर बालू, शिवसेना यूटीबी के संजय राउत, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की वंदना चव्हाण और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एलामारम करीम शामिल हुए। सरकार ने आज कहा है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम में 2000 रुपए के नोट नहीं भरने को लेकर बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बैंक पिछले उपयोग, उपभोक्ता आवश्यकता और सत्रीय प्रवृत्ति के आधार पर एटीएम के लिए राशि और मूल्य वर्ग की आवश्यकता का अपना आकलन करते हैं। केंद्र सरकार देश भर में आदिवासियों और उनके विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने बताया कि अनुसूचित जनजाति घटक निधि के रूप में 2023-24 के बजट में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नीति आयोग ने महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले आकांक्षी जिले की पहचान की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस की विधान परिषद सदस्य की कविता आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। जांच एजेंसी ने दिल्ली आबकारी नीति में धन शोधन से संबंधित कथित अनियमितताओं के मामले में उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री कविता को जांच में शामिल होने के लिए 16 मार्च को नए सिरे से समन जारी किया था। इससे पहले उच्चतम न्यायालय में याचिका लंबित होने का हवाला देकर कविता ने जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया था। चीन में इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरा आदर और सम्मान का भाव है। अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन समाचार पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को मोदी लाओसियान का अनूठा नाम दिया है। चीन में लाओसियान का अर्थ है अनूठी क्षमताओं वाला व्यक्ति। इसका मतलब यह है कि चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ता सोचते हैं कि मोदी अद्भुत हैं और यहां तक कि अन्य नेताओं से अलग हैं। चीन में भारत की कैसी छवि है शीर्षक रिपोर्ट के लेखक पेइचिंग में रहने वाले एक पत्रकार हैं। उन्होंने कहा है कि चीन के इंटरनेट उपयोगकर्ता लाओसियान के समान
पीएम मोदी के पहनावे और कदकाठी के साथ साथ उनकी कुछ नीतियों को भी भारत की पूर्ववर्ती नीतियों से अलग मानते हैं। केंद्र सरकार ने कल देर शाम ब्रिटेन के वरिष्ठतम राजनयिक को बुलाकर लंदन में भारतीय उच्चायोग पर अलगाववादियों और चरमपंथी तत्वों की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वहां ब्रिटिश सुरक्षाकर्मियों की पूर्णतः अनुपस्थिति के मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस कारण वे तत्व उच्चायोग परिसर में प्रवेश कर सके। राजनयिक को इस संबंध में वियना समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के मूल उत्तरदायित्वों के बारे में भी याद दिलाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव को आज काठमांडू में विशेष समारोह में पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री रामसहाय प्रसाद यादव मधेशी जन अधिकार मंच के संस्थापक महासचिव रहे हैं और वर्ष 2007 में प्रथम मधेश अभियान में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। पिछले नवंबर में हुए चुनाव में वे प्रतिनिधि सभा के लिए 12 क्षेत्र से चुने गए थे। ये नेपाल के 12 जिले के 4 संसदीय क्षेत्रों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और भूटान में जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एक्करमैन की ओर से साझा किए गए वीडियो की सराहना की है। वीडियो में जर्मनी के राजदूत और दूतावास के सदस्य ऑस्कर पुरस्कारों में नाटू नाटू गाने की सफलता का उत्सव मनाते दिखे। ये वीडियो पुरानी दिल्ली में तैयार किया गया है। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने कहा है कि सरकार देश में फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ाना चाहती है। इसके लिए 1000 करोड़ टका का विशेष कोष बनाया गया है। इस कोष से फिल्म निर्माताओं को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 918 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 479 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में H3N2 और कोविड-19 संक्रमण के एहतियाती उपाय और उपचार विषय पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता H3N2 और कोविड-19 संक्रमण, एहतियाती उपाय, लक्षण, निदान और उपचार पर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के तुर्की के ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना में 61 दिनों तक प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीरज चोपड़ा ने पिछले वर्ष भी ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना में प्रशिक्षण लिया था। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज 2 मैच होंगे। पहला मुकाबला दोपहर बाद 3:30 बजे मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में गुजरात जॉयंट्स और यूपी वॉरियर्स में होगा। दूसरा मुकाबला नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में रात 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। संसद के दोनों सदनों में भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अन्य मुद्दों को लेकर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। प्रवर्तन निदेशालय तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री के कविता से दिल्ली आबकारी नीति में धनशोधन से संबंधित मामले में पूछताछ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच मोदी लाओसियान के नाम से लोकप्रिय। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।